लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सारे लोग सियोरी के घर के बाहर पहुंच गए थे उसे डिमोलिश करने के लिए। तभी वो सियोरी को देखते हैं, जिसके बाद उनका बॉस ऑर्डर करता है कि जल्दी से इस लड़की को यहाँ से हटा दो। पर उसे बचाने के लिए वहाँ सागई पहुंच जाता है, जो सारे ही लोगों से फाइट करने लगता है। वो अपने साथ पुलिस को भी लेकर आया था, जिसके बाद पुलिस सारे लोगों को पकड़ लेती है। सियोरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। सागर तुरंत ही उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद सियोरी को अच्छा लगता है और सागर उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर सियोरी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो फिर से एक ड्रीम देखती है जहाँ पर वो डूब रही थी। डूबते वक्त वो अपने ही जैसी एक लड़की को देखती है, जिसके बाद वो पानी के अंदर चली जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खोलती है तो सारे लोग उसे दामशिन कहकर पुकार रहे थे, मतलब वो जोशियन काल में पहुंच जाती है। प्रेजेंट में वो कहती है कि इसका मतलब मैं वापस आ गई हूँ। अब हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है एंड इनकी बातों से हमें पता चलता है कि कैसे इनकी मेमोरीज वापस आ चुकी है और इन्होंने फिलहाल कमिश्नर को बुलाने के लिए भी कहा है। वहीं सागर काफी ज्यादा परेशान होकर सियोरी के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सियोरी जवाब देते हुए कहती है कि पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर अब मुझे सारा कुछ समझ आ रहा है। मेरी जिंदगी हमेशा से मुझे एक जेल की सजा की तरह लगी। बचपन से ही मैं बस सजा ही सहती आ रही हूँ। वो अपने बचपन के सारे ही किस्से बताने लगती है कि कैसे जब वो छोटी थी उसके फादर ने जुए की वजह से उसे बेच दिया, जिसके बाद लोगों ने उसे किस तरीके से बुली किया, उसने कितना ज्यादा सफर किया अपनी लाइफ में। वो हमेशा बस पनिशमेंट ही भुगतती रही। जोशियन टाइम में मैंने इतना ज्यादा सफर किया, फिर मुझे एक नई लाइफ मिली। मैं 21st सेंचुरी में आ गई। मुझे लगा कि शायद लाइफ ने मुझे एक और मौका दिया, पर यहाँ पर भी मुझे सजा मिलती रही। पर इस लाइफ में तुम्हारा और ग्रैंडमा का होना मेरे लिए सुकून से बढ़कर है। चलो हम दोनों साथ में और होते हैं। जिसके बाद सागर उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद सियोरी भी कहती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ जहाँ से मैं थी। हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में ये लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सियोरी काफी ज्यादा इमोशनल होकर ग्रैंडमा को बताने लगती है कि मैं ही आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ, पर वो उसकी बात को नहीं सुनती और सागर को देखकर कहने लगती है कि लेडी क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सागर भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे अपना बॉयफ्रेंड बताता है, जिसके बाद सियोरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ग्रैंडमा के पास ही रोने लगती है। यहाँ पर ग्रैंडमा उसे रोने से मना करती है। फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि सागर ने पुलिस ऑफिसर के साथ एक डील की थी। अब वो लोग डॉक्टर से बात करने के लिए जाते हैं, तभी ग्रैंडमा सागर को इशारा करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो सियोरी को बुलाने के लिए कहता है, तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वेल इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या बात हुई है ये फिलहाल के लिए हमें दिखाया नहीं जाता, ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। अब सियोरी शमन के पास जाती है और उन्हें बताने लगती है, जिसके बाद शमन खुद काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है कि क्या अब तुम वहाँ पर आ गई हो जहाँ से तुम बिलोंग करती थी, मतलब तुम पहले जोशियन काल में चली गई थी और अब वापस आ गई हो। पहले अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो सियोरी बचपन में ही पानी में डूबने की वजह से जोशियन काल में पहुंच गई थी और अडल्ट होने के बाद वो अपनी लाइफ में वापस आ चुकी है। अब हमें उसे एक्टिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें एक पार्टी के बारे में भी पता चलता है, जहाँ पर ये लड़की तो सियोरी से काफी ज्यादा चिढ़ रही थी। सियोरी ने आज अपनी तरफ से सारे लोगों को पार्टी दी होती है, सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हम ग्वांगनम को देखते हैं, जिसे सारी लड़कियां घेर के बैठी हुई थी। दरअसल सबको लगता है कि वो कितना ज्यादा रिच है। तभी वहाँ सागर आ जाता है, जो सारे लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आया था। सागर ने जैसे ही बताया कि सियोरी हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसकी तरफ से ये गिफ्ट आप सबके लिए। जिसके बाद सारे ही लोग शॉकिंग साउंड देने लगते हैं और सियोरी तो खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। वो उसे बाहर लेकर जाती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सागर कहने लगता है कि ये तो बस एक इन्वेस्टमेंट है। वो धीरे धीरे सियोरी के क्लोज आने लगता है और सियोरी उससे दूर होने लगती है। इसी बीच उन दोनों को युंजी देख रही थी और कहने लगती है कि आखिर ये कपल मेरा पीछा कब छोड़ेंगे, मैं इन लोगों से परेशान हो गई हूँ। जिसके बाद वो और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है। इधर हमें ग्वांग को दिखाया जाता है
जिसे बातों ही बातों में पता चल जाता है कि कैसे युंजी उसके खिलाफ काफी सारे रूमर्स फैला रखी है, वो भी ये सारे कि वो काफी ज्यादा रिच है और उसके पापा का बहुत ही बड़ा बिजनेस है यहाँ पर। जैसे ही सब सामने आता है तो वो तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वांग उसे डांट रहा था, तुम्हें ऐसे मेरे खिलाफ बकवास नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें यांगमन को दिखाया जाता है जो ऑफिस में जा रहा था, तभी पुलिस ऑफिसर उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। दरअसल जिस नर्स की मौत हो गई थी उसके लिए ही उन्हें सवाल जवाब करने हैं, पर यांगमन साफ कह देता है कि इस केस से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उसी नर्स की एक फैमिली मेंबर उसके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो जल्दी से उसे हटाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सागई के खिलाफ ही कुछ रूमर्स फैलाने के लिए भी कहता है। तभी उसे एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि उसके बारे में काफी सारी न्यूज फैल चुकी है। दरअसल उसने करप्शन किया था और साथ में रिश्वत भी ली थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर जितना भी उसने करप्शन किया था उस सबका भांडा फूट जाता है और ये सब करने वाला कोई और नहीं हमारा सागई ही होता है, जिसने अपनी पूरी ही स्ट्रेटेजी बना ली थी कि कैसे वो यांगमन को एक्सपोज करेगा। और इन सब में उसकी मदद करने वाली ताई ही थी। ताई ही ने पहले ही मेयर को अपने साइड कर लिया था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच एक डील हुई थी और ये दोनों अब पार्टनर बन चुके हैं। सागई इन्हीं न्यूज को देख रहा था और कहता है कि मीडिया अब कंफ्यूज हो जाएगी कि आखिर वो हम दोनों में से किसको क्रिटिसाइज करे। तभी उसे पता चलता है कि न्यूज में दोस्त के खिलाफ भी एक रूमर फैल चुका है, तो वो अपना लैपटॉप को फेंक देता है और कहता है कि साले इन लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा यार, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पहुंच जाती है, पर उससे पहले उसे असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे यांगमन की सारी ही डिटेल्स बताने लगता है, जिसके बाद वो कहता है कि जो यांगमन ने बोया था वो बस उसका हिसाब काट रहा है। जैसे ही सियोरी वहाँ आती है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सियोरी उसके आईपैड में जैसे ही उस वीडियो को देखती है तो कहती है कि तो तुम हो ना, मुझे दिखाओ, पर वो उसे नहीं दिखाता और स्नैचिंग और ग्रैबिंग की वजह से सियोरी उसके ऊपर ही लैंड हो जाती है। वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी डोर नॉक होता है एंड हमें पता चलता है कि सागई की आंटीज उससे मिलने के लिए आई थी। यहाँ पर वो बकवास कर रही थी कि कैसे हमें सारे लोगों को एक फैमिली बनकर अपनी कंपनी के लिए खड़ा होना चाहिए, पर सागई जानता था कि वो आंटीज कितनी ज्यादा बुरी है, मतलब वो किसी की भी नहीं हो सकती और फैमिली का नाम तो बस एक बहाना है। तभी वहाँ सियोरी आ जाती है। गंजी आंटी उसे देखकर कहती है कि क्या तुम दोनों साथ रहते हो, तुम दोनों ने अपना रिश्ता अनाउंस कर दिया है। ये सुनकर दूसरी आंटी कहती है कि क्या आप इसे जानती हो, जिसके बाद सियोरी कहती है कि हाँ, इन्होंने मुझसे मार जो खाई थी। जिसके बाद दूसरी आंटी कहने लगती है कि क्या तुमने इससे मार भी खाई थी। सियोरी ने जैसे तैसे उन दोनों को डरा करके वहाँ से भगा दिया था, जिसके बाद सागई छोटे बच्चे जैसे उसके पास आकर बैठ जाता है और क्यूट बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी सियोरी उससे कहती है कि चलो हम तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। वहीं यांगमन पहले से ही ग्रैंडपा के पास पहुंच गया। डॉक्टर ने बताया है कि धीरे धीरे आपकी मेमोरीज वापस आ जाएगी। तभी ग्रैंडपा हंसते हुए कहती है कि अगर मेरी मेमोरीज वापस नहीं आई तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कंपनी को अच्छे से संभाल रहे हो। जिसके बाद यांगमन खुश होकर कहता है कि आपको न्यूज से दूर रहना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद वो न्यूज़पेपर को रख देते हैं। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी मुलाकात हो जाती है सागर से। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तो सागर भी कह देता है कि तुम्हें तो पता ही है मैं किसी की भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो अंदर चला जाता है और वह सियोरी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें और करता हूँ। जिसके बाद सियोरी भी कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था। फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जहाँ सियोरी कहती है कि तुम्हें लोगों से खेलने में मजा आता है ना। जिसके बाद यांगमन हंसते हुए कहता है कि मैं तो बस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तुम मुझसे इतनी नफरत मत करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ। सियोरी कहती है कि मैं पहले भी तुम्हारे जैसे इंसान से मिल चुकी हूँ। अब वो उसके पास आता है और कहता है कि बताओ मुझे क्या उसने अपने गोल को अचीव किया। ये सुनकर सियोरी कहने लगती है कि हाँ उसने किया, उसने सब कुछ पा लिया, उसने लोगों को बर्बाद कर दिया, पर फिर वो अकेला ही मारा गया। आज भी हिस्ट्री में जाकर तुमसे किंग को देख सकते हो, तुम्हें कर्मा से डरना चाहिए, मैं हमेशा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद प्रेजेंट में वो ग्रैंडफादर के पास आती है जहाँ ग्रैंडपा कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अब सियोरी उन्हें बताने लगती है कि मैं सागई के बिना जी नहीं सकती, मैं कभी भी उसके हाथ को नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं हमेशा आपके ग्रैंडसन को खुश रखूंगी। जिसके बाद ग्रैंडपा उसे देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यांगमन को देखते हैं जो फिर से अपने लोगों के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था। अगले दिन फिर से सियोरी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाती है। वो बार बार उनका नाम पुकारती है पर ग्रैंडमा एक भी बार उसे ग्रैंड डॉटर नहीं कहती। यहाँ पर सियोरी फिर से काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, वो उनके हेयर को कॉम्ब करती है और उनके पास ही बैठ जाती है। पहले सीन यहीं पर कट हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम सागर को देखते हैं जो सियोरी के पास आता है और उसे अपने साथ स्टार्स देखने के लिए कहता है। यहाँ पर ये दोनों बैठकर काफी सारी बातें करते हैं। अब सियोरी उसे किसेस करने लगती है, जिसके बाद सागर भी उसके सर को पकड़कर उसे किस करने लगता है। पहले वो दोनों किस कर ही रहे थे, तभी वहाँ एंट्री होती है वहाँ के लैंडलॉर्ड की, जो उन्हें देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो दोनों ही रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सियोरी ने तो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था, पर सागर कहता है कि अब मुझे क्या, मुझे तो कोल्ड लग रहा है ना। ये देखने के बाद वो जल्दी से उसे अपने पास आने के लिए कहती है और अपने ही ब्लैंकेट में कवर कर लेती है, जिसके बाद उन दोनों का रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हैं एलडीसी के साथ। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोरी को पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। सागर भी उनसे मिलने के लिए आता है और याद करता है कि कैसे ग्रैंडमा ने उस दिन उससे कहा था कि तुम हमेशा सियोरी को प्रोटेक्ट करना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बचपन से मैंने उसका ध्यान रखा, पर अब तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। अब मैं खुश हूँ कि कोई तो है जो मेरे बाद सियोरी का ध्यान रखेगा। जिसके बाद हम सियोरी को देखते हैं जो ग्रैंडमा के पास ही काफी देर तक बैठी हुई थी। तभी ग्रैंडमा अपनी आंखें खोलती है, जिसके बाद सियोरी उनके पास आती है और कहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, पर ग्रैंडमा उसे रोककर बार बार बस स्टॉप का नाम लेती है। जिसके बाद सियोरी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उन्हें कहने लगती है कि हाँ, हम दोनों बस स्टॉप पर जा रहे हैं। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक या फिर हमें ऐसी इल्यूजन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ जाती है। वो दोनों एक बस में सवार हो जाते हैं और अकेले ही उस बस को ड्राइव करके काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश दिखाई देती है। सियोरी कह रही थी कि आप काफी ज्यादा खुश हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अब ग्रैंड मदर उस बस को लेकर एक बीच पर आ जाती है, जिसके बाद वो सियोरी की तरफ देखकर उसे अपनी लिटिल प्रिंसेस कहती है और स्माइल करने लगती है और प्रेजेंट में फाइनली उनकी डेथ हो जाती है। ये नज़ारा देखकर सियोरी फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपनी ग्रैंड माँ से काफी ज्यादा प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम यांगमून को देखते हैं, जिसे अपने बेटे की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। दरअसल उसका बेटा अब लापता हो गया है और वो हर जगह बस उसी को तलाश कर रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा चेयरमैन के पास है। वो सीधे ग्रैंडपा के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि आपको मेरे बेटे को मोहरा नहीं बनाना चाहिए था। जिसके बाद ग्रैंडपा उसे गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम जानवर हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए प्रीशियस है तो किसी और का बच्चा क्या प्रीशियस नहीं हो सकता? वो बच्चा जो बिना पेरेंट्स के बड़ा हुआ, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यांगमो जल्दी से अपने बच्चे के पास जाकर देखता है कि उसे चोट लगी हुई है। जिसके बाद वो गुस्सा करते हुए कहता है कि आपको जो कुछ भी करना था, मारना था तो मुझे मारते, मेरे बच्चे को क्यों मारा? ग्रैंडफादर भी उसे कोसने लगते हैं कि तुम एकदम बेकार हो, तुम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ चला जाता है और यहाँ में पता चलता है कि अब वो कुछ बुरा करने वाला है। उसके बाद हम सियोरी को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाती है। वो ग्रैंडपा के साथ ग्रैंडमदर के साथ अपनी सारी मेमोरीज को देखते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी। सागई भी उसके पास बैठा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम म्यूजियम में ताई और एक फॉरेनर को देखते हैं। यहाँ पर वो उसी पेंटिंग के बारे में पूछ रही थी और ताई उसे सारा ही कुछ बताने लगती है और उससे पूछती है कि क्या इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग थी। दरअसल वो दामशिन के ही बारे में बात कर रहे थे। वहीं हमें एक उसी लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी रिसर्च कर रही थी। उसे दामशिन की एक फोटो मिलती है, वहाँ लिखा था कि वो दोनों अलग हो जाएंगे पर किस्मत उन्हें फिर से एक कर देगी। वहीं शमन को कुछ होने लगता है और जोशियन टाइम का सारा ही कुछ दिखने लगता है। इधर सागर जब रास्ते से गुजर रहा था तभी एक खुदी मैन उसके पास आता है और उसके ऊपर चाकू से वार कर देता है। उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। जिसके बाद दामशिन जो उसका इंतजार कर रही थी, जब वो उसे ढूंढने के लिए आती है तो उसकी ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। सागर की सर्जरी चल रही होती है। तभी सियोरी अपने सामने जोशियन टाइम वाली शमन को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर शमन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो बच जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें किस्मत की जंजीर को तोड़ना होगा, जोशियन टाइम में जाकर प्रिंस को बचाना होगा, पर इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सियोरी परेशान होकर पूछती है कि बताओ मुझे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पर सागर को बचा लो। जिसके बाद शमन स्माइल करते हुए कहती है
कि फिर तुम कभी भी इस लाइफ में वापस नहीं आ पाओगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कभी सागर के साथ नहीं रह पाओगी। ये सुनकर सियोरी काफी ज्यादा इमोशनल और हैरान हो जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सागर पूरी तरीके से जख्मी हो गया है। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर वो बेहोशी की हालत में सियोरी को रोते हुए देखकर कहता है कि मुझे उठना होगा, मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकता। अब कहानी जोशियन टाइम में पहुंच जाती है, जहां पर प्रिंस सागर खड़ा हुआ था। तभी उससे मिलने के लिए सिपाही आता है, जो उसे राजा का लेटर और क्वीन ने जो उसके लिए सूप भेजा था वो उसे दे दिया जाता है। यहाँ पर अंदर आने के बाद वो उस लेटर को रीड कर रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम उस लड़की की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मरना होगा। प्रिंस सूप को पीने लगता है, मतलब पॉइजन को, जिसके बाद वो काफी सारी बातें लिखता है, जैसे कि अगर यही मेरा अंत है तब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी लाइफ पूरी है। मैं एक ऐसा रॉयल इंसान था जो कभी भी शासक नहीं बन सकता था, और मेरी किस्मत में कभी भी पूरी जिंदगी जीना नहीं लिखा। इस दुनिया से जाते वक्त भी जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा प्रीशियस और अनमोल मानता हूँ, मैं उसे सुरक्षित छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। क्या एक आदमी के लिए यही अच्छा अंत नहीं होगा? यहाँ हमें पता चलता है कि वो दामसिन से कितना ज्यादा प्यार करता है। तभी वहाँ सिपाही आ जाता है, जो उसे तलवार से मार देता है और कहता है कि यही राजा का आदेश था। अब लोग तुम्हें ऐसे याद रखेंगे कि जैसे तुम एक ऐसे इंसान थे जो शिकारियों के हाथों मारे गए। प्रिंस अपनी आंखें बंद करने से पहले दामसिन के साथ बिताए गए सारे ही मोमेंट्स को याद करता है और उसकी मौत हो जाती है। अब हमें सियोरी को दिखाया जाता है, जो फाइनली जोशियन काल में पहुंच गई थी, और यहाँ ये सियोरी नहीं बल्कि दामसिन है। अब दामसिन शमन की बातों को याद करती है कि कैसे तुम्हें प्रिंस को बचाना होगा, किस्मत की उस जंजीर को तोड़ना होगा, जिसके बाद ही तुम सागर को जिंदा रख सकती हो, पर इसके बदले में तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। एक मेडू से बात करने की कोशिश करती है, पर वो 10 के ऊपर चिल्ला ही देती है। मतलब वो आज के टाइम की सियोरी जो थी, जिसके बाद उसे पता चलता है कि प्रिंस अभी भी जिंदा है और किंग अभी क्वीन से मिलने के लिए आने वाले हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब मैं प्रिंस को बचा सकती हूँ, मुझे उसे बचाना ही होगा। जिसके बाद हम किंग और राजमाता को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर राजमाता को सागर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिसके बाद जो यांगमुन नाम का किंग है, वो कहने लगता है कि मैं जल्दी ही उससे संपर्क करूंगा, अपना लेटर और अपने डिसीजन उसके पास पहुंचाऊंगा। राजमाता को तो ये सब सही लगता है, पर सियोरी जो सब कुछ जानती थी, वो कहती है कि ये किंग एक नंबर का कमीना है। अब ये मेरा यूज करके मुझे प्रिंस के पास भेजेगा, एंड होता भी कुछ ऐसा ही है। राजा उसे आदेश देता है कि तुम्हें मेरे लेटर को लेकर उसके पास जाना होगा। वहीं हम सागर को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और जोशियन काल में प्रिंस जब सबके आने का इंतजार कर रहा था, तभी वो दामसिन को देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि फाइनली तुम आ गई। हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है। सिपाही उसे वो लेटर और सूप दे देता है, जिसके बाद दामसिन कहती है कि मैं जल्दी से आपके लिए टेबल प्रिपेयर करती हूँ। अब वो अंदर चली जाती है और सागर उसे काफी ज्यादा हैरान होकर देख रहा था। वेल, इसने मास्क इसीलिए लगाया है क्योंकि इसके चेहरे पर एक निशान है। वेल, अब प्रिंस अंदर चला जाता है और सूप को देखने लगता है, जिसके बाद वो दामसिन की आंखों को देखकर कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल गई हो, तुम्हारी आंखें और तुम्हारे एक्सप्रेशन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद तामसिन भी उसे बताने लगती है कि हाँ, मैं बदल गई हूँ। अब तामसिन कहती है कि उस लेटर में क्या है, मैं समझ गई हूँ कि राजा ने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा है, बताओ मुझे। तो प्रिंस उसके ऊपर चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं कभी भी इस लेटर को एक कोर्ट लेडी को नहीं दिखा सकता, और तुम मेरे बारे में जो कुछ भी सोचती हो उन सबको बरी कर दो। अगर मैं एक पापी इंसान भी होता तब भी मैं तुम्हें इस लेटर के बारे में नहीं बताऊंगा। जिसके बाद वो सूप को फेंक कर कहती है कि इसमें पॉइजन है। ये सुनकर प्रिंस को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि राजमाता कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद कोर्ट लेडी यानी कि दामसिन उसे रोते हुए सब कुछ ही बताने लगती है। प्रिंस उसे खुद को भूल जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारा कंपेनियन था, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ही सब कुछ मान लो। तो वो रोते हुए उससे कहने लगती है कि तुम वो पहले इंसान थे जिसने कोर्ट लेडी की केयर की थी। आज तुम्हारी वजह से मुझे बारिश पसंद है, मुझे बारिश में कंफर्टेबल फील होता है। प्लीज तुम्हें जिंदा रहना होगा। यहाँ
जहाँ वो रोते हुए उससे मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज तुम किसी भी जगह पर चले जाओ, पर बस जिंदा रहना, मैं बस तुम्हें जिंदा देखना चाहती हूँ। ये सब सुनकर प्रिंस भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो सिपाही उसे मारने के लिए पहुंच गया था। अब वो अपनी जान बचाने के लिए दामसिन का हाथ पकड़कर उसे एक जगह पर लेकर आ जाता है, पर आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो वो खुद उस सिपाही से अपनी तलवार लेकर फाइट करने लगता है एंड उसे हरा भी देता है। यहाँ पर दामसिन काफी ज्यादा डरी हुई थी, पर फाइनल स्ट्राइक के साथ वो सिपाही का मर्डर कर देता है। यहाँ और भी सिपाही उन दोनों को पकड़ने के लिए आ रहे थे। तभी सागर दामसिन से कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर छोड़कर भागना होगा, तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। तो दामसिन फिर से रोते हुए कहने लगती है कि नहीं, मुझे तुम्हें बचाना होगा, अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकती। प्रिंस तो यहाँ बस उसे देखता ही रह जाता है कि कैसे दामसिन को उसकी कितनी ज्यादा फिक्र है और वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। जिसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जिंदा रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दामसिन पीछे की तरफ देखती है, एक एरो प्रिंस की तरफ आ रही थी। प्रिंस को बचाने के लिए वो आगे आ जाती है और वो तीर उसे लग जाता है। अब वो दोनों ही एक साथ पानी में गिर जाते हैं एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। यहाँ पर सियोरी अपने आखिरी लफ्जों में कहती है कि शायद यही हमारा अंत है। वेल अब सीधे 21st सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सागर ने अपनी आंखें खोल ली थी। वो अपने सामने ताही को देखता है। ताही जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगती है, पर सागर उससे पूछ रहा था कि बताओ मुझे सियोरी अभी कहाँ है। पहले उठते ही उसे सियोरी का ख्याल आ रहा था। वो सबसे सियोरी के बारे में ही पूछ रहा होता है, पर वहाँ सियोरी नहीं होती, जिसके बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इधर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही आंटी ग्रैंडपा से बात कर रही होती है। ताही जब वापस से रूम में आती है तो पता चलता है कि सागर रूम में नहीं है, वो बाहर चला गया है। वहीं हमें यांगमन को दिखाया जाता है, जिस पर सारे ही आरोप लग चुके थे और पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। यहाँ पर मीडिया वाले उससे सवाल जवाब कर रहे होते हैं। वो कार में बैठने ही वाला था, तभी सागर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यांगमन सबके सामने उसे हक कर लेता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। पर सागर उससे सियोरी के बारे में पूछ रहा था कि बताओ मुझे सियोरी कहाँ पर है, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद यांगमन उसे हक करके कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है जो भी इंसान तुम्हारे साथ खड़ा होता है उसके ऊपर हमेशा एक खंजर लटकता है, शायद वो भी सबकी तरह भाग गई हो। ये सुनकर सागर को गुस्सा आता है। वो उसे मारने वाला था, पर पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर साइड में लेकर आ जाते हैं। यहाँ यांगमन को काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं। तभी हम सागर को देखते हैं, जो पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज उसे ढूंढ लो, पता नहीं वो कहाँ है। वो रास्ते में चल रहा था, पर उसका जख्म अभी भी भरा नहीं था। उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। असिस्टेंट को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, जिसके बाद सागर उससे कहता है कि मुझे सियोरी कहीं पर नहीं मिली, हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। पर असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर सागर मना कर देता है। जिसके बाद हम ग्रैंडपा को देखते हैं। यहाँ पर आंटी और सारे लोग अच्छे से बातें कर रहे थे। तभी सागर ऐसी हालत में ही वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ ग्रैंडपा को उसकी फिक्र हो रही थी। यहाँ पर सागर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है काफी ज्यादा इमोशनल होकर कि मुझे सियोरी कहीं पर भी नहीं मिल रही, प्लीज मेरी मदद करो, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। तभी उसे पता चलता है कि सियोरी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर जाकर नर्स उससे पूछती है कि क्या आप इसके गार्डियन हो, तो वो हाँ कह देता है एंड हमें पता चलता है कि सियोरी अभी कोमा में है। सियोरी को अपने सामने देखकर सागर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और खुश भी होता है। कहता है कि अच्छा है तुम जिंदा हो। वहीं हमें सियोरी को दिखाया जाता है जो जोशियन टाइम में होती है। तभी शमन उसके पास आती है। शमन सियोरी से कहती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट फाइनली खत्म हो गई है, हमेशा होने वाले दर्द से तुम्हें मुक्ति मिल गई है। चाहे किस्मत खराब हो या अच्छी, रिश्तों के हर उलझे हुए धागे को तुम तोड़ दो, फिर कभी भी तुम उस इंसान को नहीं खो पाओगे जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जब तक आप परलोक जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक आपको और कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। आप बस यहीं रहकर शांति पा सकते हो, हमेशा तुम्हें यहाँ पर पीस मिलेगी। यही हेवन की तरफ से तुम्हें रिवॉर्ड मिला है।
21st सेंचुरी में वही शमन एक लड़की को कह रही थी कि वो कोई पीस नहीं बल्कि जेल है। सियोरी को जल्दी ही खुद को समझना होगा कि बिना पेन के कोई भी लाइफ नहीं होती। इधर सागर को डॉक्टर के थ्रू पता चलता है कि सियोरी कोमा में है और ज्यादा से ज्यादा उसे सियोरी के पास बैठकर उससे बातें करनी चाहिए। यांगमन को भी पता चल जाता है कि कैसे सियोरी कोमा में चली गई है। वो सागर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होती है उसे देने के लिए कहता है। पहले से नहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सियोरी को देखते हैं जिससे मिलने के लिए जियोन आती है। वो उससे काफी सारी बातें करती है। तभी वहाँ क्वांगनम पहुंच जाता है और इन लोगों के बीच हमें एक बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। सागर काफी ज्यादा परेशान था, तभी उससे मिलने के लिए 21st सेंचुरी वाली शमन पहुंच जाती है जो उसे बताती है कि कब से मैं एक आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, पर जब मैं होश में आई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं काफी ज्यादा उलझन और धुंधली सी हालत में थी। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो सारी चीजें रियल थी या नहीं। मैं सियोरी से बात करना चाहती थी पर पता चला वो अभी होश में नहीं है, तो मुझे ये तुम्हें ही बताना ठीक लगा। जिसके बाद वो उसे बता देती है कि सियोरी तुम्हें ही बचाने के लिए गई थी, उसने तुम्हारी वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दिया। सागर उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो सियोरी के पास बैठा होकर उससे बातें कर रहा था, तभी उसे सियोरी की डायरी मिल जाती है जिसमें उसने सारा ही कुछ लिखा था कि कैसे वो उसके साथ स्प्रिंग सीजन में चेरी ब्लॉसम देखना चाहती है, समर में उसके साथ एंजॉय करना चाहती है। ये सब देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे शमन की बातें याद आती है कि कैसे सियोरी तुम्हें ही बचाने के लिए गई थी, उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। जहाँ वो सियोरी का हाथ पकड़कर उसे उठने के लिए कहता है। उसके बाद हमें सियोरी को दिखाया जाता है जो एक पेंटिंग करने की कोशिश कर रही थी, पर अचानक से वो इंक गायब होने लगती है। पर तभी उसका हाथ एक पत्थर पर पड़ता है जिसे देखकर वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब क्या है। वहीं हमें सागर को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। ताहिर से मिलने के लिए आती है पर वो ताहिर की बातों पर ध्यान नहीं दे पाता। वो बार बार बस सियोरी के बारे में ही सोच रहा था। अब ताहिर उसे अपने साथ म्यूजियम में चलने के लिए कहती है और कहती है कि वहाँ पर एक ऐसी पेंटिंग है जो कोर्ट लेडी की है। उसे देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे ये कैसे इंसान की है जिसे मैं जानती हूँ। उसकी बातों को सागर ध्यान से सुनने लगता है और उसके साथ म्यूजियम में पहुंच जाता है। वहीं हम सियोरी को देखते हैं जो अपने हाथों में उस पत्थर को देखकर कहती है कि ये यहाँ पर कैसे आया, मैं तो बीच पर कभी नहीं गई। अब कहानी में सबसे बड़ा वाला ट्विस्ट आता है। जैसे ही सागर उस पेंटिंग को देखता है तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है। वो हिस्ट्री से सारी रिलेटेड चीजें को देख रहा था और उसके दिमाग में पूरी ही स्टोरी चलने लगती है। वो अपने साथ दामचीन को देखने लगता है, उसके साथ बिताए गए हर एक मोमेंट्स को याद करता है और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये पेंटिंग किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस ने ही बनाई थी। सागर ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो दामचीन को देखता है कि कैसे उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी। अब यहाँ वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो दामचीन से कहता है कि प्लीज तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। एंड हमें पता चलता है कि पर्दे के पीछे बैठी हुई सियोरी को उसकी आवाज आ रही है। वो उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि सागर मुझे कहाँ से आवाज लगा रहा है। तभी उसे अपना बचपन याद आता है। सागर उस पेंटिंग के सामने बैठकर ही फूट फूट कर रोने लगता है। जिसके बाद हमें सियोरी को दिखाया जाता है जो फाइनली खड़ी हो जाती है और वहां से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। तभी शमन उसके पास आकर उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें अपने पीस को ढूंढना होगा। वैसे तुम जहाँ भी जाना चाहती हो 21st सेंचुरी में या फिर पास्ट में, किसी भी दुनिया में मैं तुम्हें भेज सकती हूँ। पर यहाँ उसके दिमाग में बस सागर के साथ बिताए गए पल ही चल रहे होते हैं और वो समझ जाती है कि बिना पेन के कोई भी पीस नहीं होता। और वो कहती है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद शमन भी उसे नहीं रोकती और फाइनली अब वो 21st सेंचुरी में आ चुकी है। अब हमें सागर को दिखाया जाता है जो म्यूजियम से बाहर खड़ा हुआ था। वो जैसे ही मैप के ऊपर पहुंचता है तभी पीछे से उसे सियोरी की आवाज आती है। वो सियोरी को देखकर अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा। तभी सियोरी उसे देखकर कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। उसे बिलीव दिलाने के लिए वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और यहाँ सागर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद सियोरी
सीधे उसे हक कर लेती है और यहाँ ये दोनों हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर सागर उसे डांट भी रहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर चली गई थी, मैं कितना ज़्यादा परेशान था, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया, तुम्हारी जान चली गई है। पर सियोरी उसे रोने से मना करती है और कहती है कि देखो हम दोनों जिंदा हैं, हम दोनों एक साथ हैं और अब हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हम सागर को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो सियोरी से कह रहा था कि तुम जल्दी से मुझे थप्पड़ मारो, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। पर सियोरी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं हमेशा यहीं पर रहूंगी। मैंने तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर हम दोनों ही साथ में खत्म हो गए। तो सागर कहता है कि नहीं, तुमने हम दोनों को बचाया। जिसके बाद हमें जोशियन टाइम पीरियड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची दामसिन से उसका नाम पूछती है और ये भी कि तुम लड़का हो या एक लड़की, तो वो उसे अपना नाम दामसिन बता देती है। तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं जो उन दोनों की ही तलाश कर रहे थे। उनके हाथों में उनकी फोटो होती है। तभी प्रिंस उसके पास आता है और उसके चेहरे पर एक टोट लगा लेता है जिससे हमें पता चलता है कि अब वो एक दूसरी सिटी में पहुंच गए हैं और अभी भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। ये सब सुनने के बाद सियोरी खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है पर आखिर में वो खुश थी कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। पर तभी वो यांगमन के बारे में पूछती है और उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहती है कि अब मैं उसे दिखाऊंगी कि कर्मा क्या होता है। जिसके बाद सागर कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा स्कैरी फेस क्यों बना रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यांगमन अपने सारे ही आरोपों को मानने से साफ इनकार कर देता है और ये भी कहता है कि इन सब से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, पर अपनी फैमिली के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी उसे आवाज आती है कि मुझे पता है तुमने क्या क्या किया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी के साथ मैस करने की, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद सियोरी को रिपोर्टर के बहस में देखकर यांगमन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गार्ड उसे पकड़ने के लिए आते हैं पर वो उन्हें मार मार के उनकी चटनी बना देती है। तभी वहाँ सागर की एंट्री होती है जिसे देखकर सियोरी कहती है कि क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते थे। तो सागर चिढ़कर कहता है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज्यादा था कि मैं आने में लेट हो गया, पर तुम ठीक हो ना। जिसके बाद वो सियोरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और यांगमन उन सबको देखता ही रह जाता है। जिसके बाद वो लोग सारे ही रिपोर्टर्स को एक वीडियो दिखाते हैं जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि कैसे यांगमन ने उन लोगों को मारने की कोशिश की है। उस नर्स की बॉडी को पानी में लेकर वही गया था। इस वीडियो को देखकर सारे ही लोग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद सागर सियोरी से कहता है कि ये एकदम रियल लग रहा है ना। एंड हमें पता चलता है कि ये तो डीप फेक वीडियो से बनाया गया है। उसके बाद उसकी सीईओ की पोजीशन उससे ले ली जाती है जहां पर यांगमन तो कहता है कि तुम एक फेक वीडियो का यूज करके मुझे नहीं फंसा सकते। पर तभी वहां पुलिस आ जाती है। उसके बाद हम सियोरी को देखते हैं जो उस लड़की से भी अपना रिवेंज लेती है। वैसे वो जैसे उसे परेशान करती थी वो वैसे ही उससे बदला लेने लगती है। मतलब ऑनलाइन उसे कमेंट्स करती है और उसने जो भी सारे रूमर्स फैलाए थे उन सबको वो क्लियर कर देती है। इधर जियोन को परेशान करने के लिए उसका एक्स आ जाता है। जियोन उसे काफी ज्यादा समझाती है कि तुमसे मेरा ब्रेकअप हो गया है तो तुम मुझे परेशान मत करो, पर वो उसके हाथों को पकड़ कर उसे फोर्स करने लगता है। तभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर हमारा हीरो क्वांग पहुंच जाता है। क्वांग उसकी वीडियो बनाने लगता है जिसके बाद वो उसे डरा के जैसे तैसे वहां से भगा ही देता है। अब जियोन जो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी वो जोर जोर से रोने लगती है तो ग्वांग उसे कंफर्ट देता है और साथ में हैंकी भी। वेल यहाँ ग्वांग के ऐसे करने से जियोन को काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। उसके बाद हम यांगमन को देखते हैं जिसे फाइनली जेल हो चुकी थी, उसके सारे ही आरोप अब सिद्ध हो चुके थे। जेल में उससे मिलने के लिए सियोरी पहुंच जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम फेट पर बिलीव करते हो, पर मैं करती हूँ। देखो हम दोनों ही यहाँ पर प्रूफ है। लाइफ ने तुम्हें एक दूसरा चांस दिया तुम्हारी करप्टेड सोल को बचाने के लिए, पर तब भी तुम नहीं सुधर पाई। ये सुनकर यांगमन को गुस्सा आता है और कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। जिसके बाद सियोरी उसे कर्मा के बारे में बताने लगती है कि तुम्हें एक दूसरी लाइफ मिली थी, अगर तुम चाहते तो अपने बच्चे के साथ एक खुशी खुशी जिंदगी जी सकते थे, पर तुमने क्या किया, अब हमेशा तुम्हें इसी जेल में सड़ना पड़ेगा। जिसके बाद हम उसे उसकी दादी माँ के मेमोरियल पर देखते हैं जहाँ पर वो उनसे काफी सारी बातें करती है और सागर भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद
बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो फाइनली अपनी अच्छी लाइफ जी रहे थे। तभी वहाँ यांगमन का बेटा आता है जुन, जिससे वो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं एंड हमें पता चलता है कि वो उस बच्चे की बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे हैं और वो बच्चा भी उनके साथ काफी ज्यादा खुश दिखाई देता है। वेल अब हम ग्वांग को देखते हैं जो अपने मैनेजर की पोस्ट से जा रहा था। तभी जियोन उसके पास आती है और उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है, जिसके बाद सारे ही लोग शॉकिंग साउंड देने लगते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब ये दोनों साथ रहेंगे। इधर ताई और सागई की बातों से हमें पता चलता है कि उनके बिजनेस में अब काफी ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है और वो दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। इधर सागर और सियोरी के ही ड्रामे को देख रहे थे। तभी सागर को पता चल रहा है कि ये एक ड्रामे को करने वाली है जिसका नाम है 99 टाइम्स किसेस। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उसे तुरंत ही मना करता है, जिसके बाद सियोरी उसे किस करने लगती है। वेल गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। एंड इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वेल गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कोई फेवरेट ड्रामे को एक्सप्लेन करें तो मुझे उसका नाम बता देना। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो ड्रामा जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।